करें। चलो देखो बेटा, आपका जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, इसके बारे में हम बात करते हैं। विद्युत धारिता क्या होता है? विद्युत धारिता को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा, कभी फ्लैश लाइट, मोबाइल की फ्लैश लाइट, कैमरे की फ्लैश लाइट के बारे में आपने देखा होगा। कैमरे की फ्लैश लाइट को देखा होगा। कैमरे की फ्लैश लाइट कैसी होती है? एकदम तेज़ी से जलती है, फिर वापस ऑफ हो जाती है। पंखों में आपने देखा होगा, पंखों के अंदर क्या होता है? कंडेंसर लगा होता है। जब तक कंडेंसर नहीं लगा होता, जैसे कि आपने गोल सा वाइट कलर का एक एपरेटस होता है पंखे के अंदर, ठीक है, अगर वो हटा लिया जाए तो पंखे की स्पीड बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? कैपेसिटर जो होता है उसकी वजह से सारी घटना होती है ये, ठीक है। अब ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आपने देखा होगा फ्लैश लाइट से जब फ्लैश ऑन करते हैं तो जरा सी देर के लिए एकदम तेज़ी से फोकस आता है, फिर वापस ख़त्म हो जाता है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये सारी बातों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं आवेश के संग्रहण के बारे में, कि आवेश का संग्रहण कैसे किया जाता है, ठीक है, या विद्युत ऊर्जा का संग्रहण। विद्युत ऊर्जा का संग्रहण, विद्युत ऊर्जा के संग्रहण के बारे में बात करें तो विद्युत ऊर्जा का संग्रहण क्या है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। तो हम जानते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था कि हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर क्या कर सकते हैं? विद्युत को एकत्रित कर सकते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं कि फिर यही रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम तो बैटरी करती है, लेकिन आपके पंखों में क्या बैटरी लगी होती है? क्या नहीं लगी होती, ठीक है। फिर बात करते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कौन? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में इकट्ठा कर लेते हैं हम, किसके अंदर? बैटरी के अंदर, ठीक है। और यही बैटरी वापस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमें देती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जैसे कि तो आवेश का संग्रहण, यानी अब मैं आपसे ये कहूँ कि विद्युत को विद्युत के रूप में एकत्रित कीजिए। विद्युत को विद्युत के रूप में, विद्युत मीन्स मैंने आपको जब बताया था कि विद्युत का मतलब ये है कि धनावेश और ऋणावेश का होना, ठीक है, ये विद्युत, ठीक है। यहाँ पे कहीं पर भी आवेश का होना वो क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। तो आवेश कैसे आएंगे, ठीक। पहली बात, आवेश को इकट्ठा कैसे करेंगे? आवेश क्या इकट्ठा होता है? कि आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, हमें पता है। एक बार बताओ, क्या तार के अंदर आवेश रुकता है? क्या नहीं रुकता, तार के अंदर आवेश नहीं रुकता ना। तो फिर आवेश को रोके तो रोके कैसे? आवेश को रोकने का तरीका क्या है? किस तरीके से हम आवेश को रोक सकते हैं? तार के अंदर तो नहीं रुकता, फिर कैसे रोकेंगे, कैसे बाउंड करेंगे? इन सब के बारे में हम संधारित्र के अंदर, इसके अंदर एक संधारित्र नाम की एक युक्ति पढ़ेंगे, उसके अंदर हम सारी बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका चैप्टर का नाम है आपका विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या है? विद्युत धारिता को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पदार्थ के बारे में थोड़ी सी कुछ नॉलेज है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ पदार्थों की, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपका विद्युत धारिता, राइट। चैप्टर का नाम है आपका विद्युत धारिता। इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहला टॉपिक आपका आता है चालक। पदार्थों के प्रकार में आपका आता है चालक। चालक क्या होता है? हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन आसानी से कर दे वो क्या कहलाते हैं? विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, यानी इनको हम चालक भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इनका सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ठीक है, मानव का शरीर, हमारा शरीर भी जो है वो भी क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, क्योंकि हमें भी तो करंट लगता है, मानव का शरीर आदि। इसमें सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। चांदी जो है बहुत सबसे अच्छा चालक माना जाता है। कौन? चांदी, राइट। ये तो चांदी की चालक की डेफिनेशन हो गई, ठीक। उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है हमारी अचालक की। अचालक क्या होते हैं? अचालक के बारे में बात करें तो अचालक क्या होता है, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा के चलन में किसी प्रकार की, जो विद्युत धारा के चलन में क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके अचालक। अचालकों के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, ठीक है,
कोयला वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, रबर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या कहलाती हैं, अचालक में आती हैं। ठीक, अचालक के बाद आता है बेटा आपका अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वो होते हैं जो, अर्धचालक के बारे में अगर बात करें हम तो अर्धचालक क्या होते हैं? तो अर्धचालक के बारे में अगर बात की जाएगी तो अर्धचालक वे होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालकों के मध्य होती है, वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालकों के उदाहरण क्या होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, अब चालक और अचालकों के मध्य इसकी चालकता कैसे होती है, इसके बारे में जो है हम पूरी डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16। ठीक है, अर्धचालक युक्तियों के अंदर जो है हम उसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, उसके बाद 20 ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अर्धचालक जो युक्तियां होती हैं इनकी चालकता चालक और कुचालकों के मध्य कैसे होती है, उसके बारे में बात करें। तो नॉर्मल सी, वैसे तो क्या आगे इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं कि 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, यानी परम शून्य ताप पर, कौन सा? परम शून्य ताप पर ये किसके तरह व्यवहार करते हैं? पूर्णतः कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, पूर्णतः क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उच्च ताप पर, अति जो उच्च ताप होता है, उच्च ताप पर ये किसके तरह व्यवहार करते हैं? उच्च ताप पर ये व्यवहार करते हैं चालक की तरह। उच्च ताप पर ये चालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर में भी इसका स्ट्रक्चर आएगा, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो है पूरा 16वें चैप्टर में भी आएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके अर्धचालक की। ठीक, अर्धचालक के बाद आता है बेटा आपका, अर्धचालक के बाद मैं आपसे बात करूं पराविद्युत पदार्थ के बारे में। तो पराविद्युत पदार्थ क्या है? ठीक है, पराविद्युत पदार्थों को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। बेटा आप ये जानते हो कि विद्युत के चालन में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो आपका योगदान होगा कि विद्युत के चालन में जो सर्वाधिक योगदान होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का। जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उनका योगदान होता है। जो विद्युत के चालन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से पाए, कहाँ मिलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन? सुनो, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? मान लेते हैं कि किसी परमाणु का नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बाह्यतम कक्षा, इस बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों कहलाता है? क्योंकि इस पर नाभिक का आकर्षण सबसे कम पाया जाता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का आकर्षण सबसे कम होता है वो क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इससे इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आता, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं जाता? क्योंकि अगर ये मान लो नाभिक से फ्री है, इस पर आकर्षण बहुत कम है, तो इसको इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये बाहर इसलिए नहीं निकलता क्योंकि नाभिक जो है आपका धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित होता है, और परमाणु की सतह पर अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर एक बल कार्य करता है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देता है। वो बल होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्य करने वाला कूलाम बल। ठीक है, ये कूलाम बल जो होता है, ये कूलाम बल ही जो है क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर नहीं आने देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद आता है बेटा आपका बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में बात करें तो जो नाभिक के सबसे नज़दीक होता है इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाता है? आपका बद्ध इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे नज़दीक में पाया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन मतलब इस पर नाभिक का आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, तो और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में एक बार और बता देता हूँ मैं आपको कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कब निकलता है नाभिक से, किसी परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन कब निकलता है? जब तक कि उसको ग्रहण करने वाला दूसरा परमाणु ना आ जाए। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हो गई आपकी चालक, अचालक, अर्धचालक, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब बात करते हैं पराविद्युत पदार्थ के बारे में। बेटा पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? पराविद्युत पदार्थ, पराविद्युत पदार्थ के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे तो पराविद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं तो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। वैसे तो बेसिकली तो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करने लग जाते हैं।
विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करना मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, वैसे तो कुचालक होते हैं लेकिन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करने लग जाते हैं। तो विद्युतीय गुण कौन से गुणों को दर्शाता है ये? विद्युतीय गुण मतलब विद्युतीय गुण, विद्युत मतलब मैंने आपको बोला था आवेश, यानी आवेशों में जो गुण पाए जाते हैं वो गुण दर्शाएं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल धनावेश ऋणावेश के मध्य आकर्षण, धनावेश के मध्य प्रतिकर्षण, ऋणावेश के मध्य प्रतिकर्षण। अगर ये ऐसे गुणों को दर्शा रहा है तो फिर ये कहलाता है आपका पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, इन गुणों को प्रदर्शित करने लग जाता है। कैसे प्रदर्शित करने लग जाता है? सुनो, आपने देखा होगा, मैं आपको पराविद्युत पदार्थ का एक एग्जाम्पल दूं तो आपको देखो कागज के बारे में बात करूं। कागज पराविद्युत पदार्थ है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप सूखे बालों से स्केल को सूखे बालों से रगड़कर अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े आप देखेंगे कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े स्केल की ओर आकर्षित हो जाते हैं, राइट। उसके बाद बात करें, अगर ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं तो बताओ इसके अंदर कागज वैसे तो कुचालक है लेकिन बात करें इसके बारे में, प्रेरण द्वारा आवेशन के बारे में बात करें, मैंने आपको बोला था कि यहाँ प्रेरण द्वारा आवेशन सबसे ज़्यादा काम में आएगा। मान लेते हैं कि ये एक सतह है आपकी जो कि कैसी है, धनावेशित है। अब बताइए, देखिए इसके अंदर धनावेश ऋणावेश सब मौजूद है, धनावेश ऋणावेश सब मौजूद है, ऋणावेश धनावेश ऋणावेश। ठीक है, बहुत सारे मौजूद है जो कि सब आपस में बॉन्ड है। ठीक, ये सब आपस में क्या है, बॉन्ड है, सारे बंधे हुए हैं, यानी अचालक है पूरा। ठीक है, जैसे मैं इसके पास कैसे लेकर आऊँगा, चालक परत लेकर आऊँगा, ये चालक पृष्ठ लेकर आऊँगा, तो चालक पृष्ठ लेकर आते क्या होगा, ठीक है, जैसे ही चालक पदार्थ को मैं इसके पास लेकर आया या आवेशित पदार्थ को मैं इसके पास लेकर आया तो देखो धनावेश से आकर्षित होकर सारे ऋणावेश तो किधर आ जाएंगे, इधर, यानी अगली स्ट्रक्चर, ये तो पहली स्ट्रक्चर है। अगली स्ट्रक्चर कैसी बनेगी आपकी कि जितने भी धनावेश हैं वो प्रतिकर्षित होकर इधर चले जाएंगे और जितने भी ऋणावेश हैं वो आकर्षण होकर इधर आ जाएंगे, यानी धनावेश के आकर्षण से सारे ऋणावेश किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे और अगली स्ट्रक्चर आपकी कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब देखो था कैसा पदार्थ ये, कुचालक, लेकिन इसके अंदर के जो आयन है वो तो सुचालक है। इलेक्ट्रॉन तो सुचालक है, इलेक्ट्रॉन तो गति करता है, ठीक है, वो तो विद्युत का चलन करता है। इसका मतलब धनावेश तो सारे उधर चले गए, ऋणावेश सारे इधर आ गए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये है कि ये पराविद्युत पदार्थ क्या कहलाता है आपका, पराविद्युत पदार्थ जो है विद्युत का कैसा होता है, वैसे तो कुचालक होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विद्युतीय गुणों को क्या करने लग जाता है, ये प्रदर्शित करने लग जाता है। ठीक है, ये पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि पराविद्युत पदार्थ जैसे कि रबर, मोम, ठीक है, प्लास्टिक आदि। ठीक है, और तेल भी जो है इसका क्या कहलाता है, पराविद्युत पदार्थ होता है। ठीक है, पराविद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पराविद्युत पदार्थों के बारे में बात करें तो पराविद्युत पदार्थ आपके 2 प्रकार के होते हैं। अब जो इस तरीके के जो पराविद्युत पदार्थ होते हैं ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और एक होता है अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, ध्रुवीय पराविद्युत और अध्रुवीय पराविद्युत में कितना अंतर होता है, क्या अंतर होता है, देखो 20 मिनट। ठीक है, ध्रुवीय पराविद्युत और अध्रुवीय पराविद्युत में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए तो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को समझते हैं। ठीक है, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ठीक, ऐसे पराविद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र क्या होते हैं, धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मीन्स धनावेश और ऋणावेश के वितरण केंद्र अलग होने का मतलब क्या है कि ऐसे पदार्थ जैसे कि ध्रुवीय पराविद्युत का एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे कि आपका H2O, ठीक, इसको आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, H++Cl-। ठीक है, यानी आप इस H++OH-, आई एम सॉरी, ठीक है, H++OH-, यानी इसको ऐसे लिखेंगे H+ और OH-, यानी एक सिरे पर धनावेश और एक सिरे पर ऋणावेश। समझ में आ गई बात, यानी इस जगह पर आपके पास धनावेश होगा तो धनावेश ही होगा, इस सिरे पर ऋणावेश नहीं हो सकता। ठीक है, और इस सिरे पर ऋणावेश है तो ऋणावेश ही होगा, धनावेश नहीं हो सकता। यानी धनावेश अलग जगह पर पाया जाएगा, ऋणावेश अलग जगह पर पाया जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि धनावेश ऋणावेश के वितरण केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ठीक है,
ठीक है। अब ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के बारे में बात करें तो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में क्या होता है, क्या आपका जो पराविद्युत पदार्थ है, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, क्या इसका कुछ द्विध्रुव आगुण होगा? देखो जैसे कि बात करें हम H2O के बारे में, तो द्विध्रुव आगुण होगा या नहीं होगा? हम जानते हैं बेसिकली द्विध्रुव आगुण होगा। जैसे कि आप HCl के बारे में बात करें तो इसका भी द्विध्रुव आगुण होगा। द्विध्रुव आगुण कैसे कि अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा आपका H प्लस प्लस Cl माइनस, यानी HCl इसको ऐसे लिखेंगे और Cl साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। आपको पता है विद्युत ऋणी तत्व तो अपनी ओर खींचेगा, राइट, जाहिर सी बात है कि ये अपनी ओर इसको खींचेगा। ठीक है, अगर ये अपनी ओर इसको खींचता है, अगर ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है तो एक सिरा नेगेटिव एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, और एक सिरा नेगेटिव एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर की तरफ है आपकी? इधर की तरफ। ठीक है, तो द्विध्रुव आगुण की दिशा मिल गई ना आपको, इधर है, ये इधर है। ठीक है, तो द्विध्रुव आगुण की आपको क्या मिल गई? दिशा मिल गई। यानी यहाँ पर जो आपका द्विध्रुव आगुण है जो P, इसका द्विध्रुव आगुण देखो बेटा 0 से ज़्यादा होगा या नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? सुनो, जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये वाला सिरा आपका पॉजिटिव होता है, ये वाला सिरा आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, इस पर आवेश का मान होगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, जबकि इस पर आवेश होगा माइनस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं लगभग 1 एंगस्ट्रॉम मान लूँ, ठीक है, वैसे 1 एंगस्ट्रॉम होती नहीं है, अगर मैं मान लूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम है तो क्या द्विध्रुव आगुण मेरा 0 होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि द्विध्रुव आगुण का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू Q2A। फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू Q2A। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? Q की वैल्यू आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, और 2A की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 टू द पावर माइनस के 10, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 29 कूलम इंटू मीटर। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब द्विध्रुव आगुण 0 तो नहीं है ना इसका। ठीक, उसी तरीके से H प्लस प्लस Cl माइनस के, H प्लस प्लस OH माइनस के बारे में बात करें तो H प्लस और OH माइनस, ठीक है, एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव, परिणामी द्विध्रुव आगुण की दिशा मिल जाएगी आपको, राइट। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में कि इसके जो स्ट्रक्चर जो है द्विध्रुव आगुण की H2O की कैसे बनेगी स्ट्रक्चर। HCl की तो बना दी हमने, ठीक है, H2O की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? तो सबसे पहले बात करें H2O। H2O के बारे में बात करें तो H2O में क्या होता है कि यहाँ होता है H, यहाँ होता है H और यहाँ होगा O। ठीक है, जल आप जानते हो ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ये ऑक्सीजन इसके भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इसकी दिशा भी इधर, इसकी दिशा भी इधर, तो परिणामी द्विध्रुव आगुण की दिशा किधर होगी? इधर की ओर होगी। यानी इसका जो है द्विध्रुव आगुण जो है P ग्रेटर देन कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, H2O के बारे में बात हो गई। H2O के बाद आता है हमारा HCl, ये भी आपका क्या है? ध्रुवीय विलायक है, सॉरी हाँ, तो देखो H और Cl, ठीक, तो ये Cl जो है साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, यानी द्विध्रुव आगुण की दिशा किधर हो जाएगी? इधर की तरफ, यानी P ग्रेटर देन 0, यानी इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर हो गई? उधर की तरफ हो गई। तो ये आपका ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ हो गया। ठीक है, तो इनका ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में जो अणु पाए जाते हैं, यानी जो द्विध्रुव अणु पाए जाते हैं, इसे क्या कहेंगे बेटा? द्विध्रुव। ये भी क्या है? द्विध्रुव। तो इसमें जो द्विध्रुव अणु पाए जाते हैं उनका कुछ ना कुछ द्विध्रुव आगुण होता है, उनका कुछ ना कुछ खुद का तो कुछ ना कुछ द्विध्रुव आगुण होता है। लेकिन अगर ऐसे किसी पदार्थ के बारे में बात करें, हम ऐसे ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के बारे में बात करें ऐसे, तो अब मान लेते हैं कि ये आपका द्विध्रुव है। द्विध्रुव को ऐसे दर्शाया जाता है, इस तरीके से दर्शाया जाता है द्विध्रुव को, जैसे कि हमने वहाँ पे तो ऐसे दर्शाया था +Q और -Q, ऐसे दर्शाया था, तो हम यहाँ पे ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक की तो दिशा है, लेकिन इसमें किसी की दिशा यूँ है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा है हमने। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र, जैसे कि मान लेते हैं कागज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी, या कागज की, मान लो कागज की छोड़ो, कागज की जगह मैं जल की स्ट्रक्चर बोलूँ तो जल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, और कभी यूँ होगा कभी यूँ होगा। ठीक है, तो दिशा तो इसके अंदर हैगी। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं, ये लगभग एक दूसरे की दिशा का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से सेट होते हैं कि एक दूसरे की दिशा का क्या करने लग जाते हैं? विरोध करने लग जाते हैं, और परिणामी द्विध्रुव आगुण कितना आ जाता है आपके पास? 0। यानी इसमें ये ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ की स्ट्रक्चर है, इसमें प्रत्येक का द्विध्रुव आगुण तो है, यानी प्रत्येक के पास खुद की पर्सनल दिशा तो है, लेकिन ये इस तरीके से बिखरे होते हैं, इस तरीके से अव्यवस्थित होते हैं कि आपस में एक दूसरे की दिशा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, और परिणामी द्विध्रुव आगुण इसका कितना होता है? 0। यानी परिणामी P बराबर कितना होता है इसका? 0। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाऊंगा,
तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आप देखें तो बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे ही मैं इस पर लगाऊंगा, ठीक, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र मैंने इस पर लगाया, ठीक है, ई, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई जैसे ही मैं इस पर लगाऊंगा तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते ही यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, इधर की ओर है, ई वेक्टर। जैसे मैंने लगाया तो मैंने आपको बताया था ये सम विद्युत क्षेत्र के बारे में, मैंने आपको बताया था कि सम विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर क्या होता है, ये आपका प्लस क्यू और ये आपका माइनस क्यू, ठीक है। तो माइनस क्यू पर तो क्या होता है, अगर बल रेखाएं यू जा रही हैं तो माइनस क्यू पर तो क्या होता है, आकर्षण, और प्लस क्यू पर क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो प्लस क्यू तो उधर की ओर गति करेगा, माइनस क्यू इधर की ओर गति करेगा, यानी इस वाले प्लस पर इधर की ओर बल लगेगा, इस पर इधर की ओर बल लगेगा बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया हमने, बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे लगाएंगे तो पॉजिटिव वाला, ये बल रेखाएं कैसी होती है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले को तो क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, और नेगेटिव वाले को आकर्षित करेंगी, और ये कुछ इस तरीके से इस पर बल आघूर्ण लगेगा, क्योंकि इस कंडीशन पर इस पर क्या लगता है, बल आघूर्ण, यानी बल लगाने पर इसमें घूर्णन उत्पन्न होता है, तो बल आघूर्ण लगेगा और ये इस तरीके से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी सेट होगा, ठीक है। तो इन सबको एक परिणामी दिशा मिलने लग जाती है, यानी इन सब पर बल आघूर्ण लगता है और ये सब जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होने लग जाते हैं, संरेखित होने लग जाते हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसको नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना मिल जाता है, P ग्रेटर देन इनका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये क्या हो जाएंगे, संरेखित होने लग जाएंगे, और P ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। चलो आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।